Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Sahir Lodhi. You're watching 10 तक के बाद विद साहिर. जो कुछ हुआ है कि मेरी IFB काट दीजिए प्लीज, बंद कर दीजिए IFB. थैंक यू. और यहाँ से तमाम लोगों को हटा दीजिए प्लीज हटा दीजिए. डोंट. आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट शो है. रीजन ये है कि आज कुछ जरा हम दिल की बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो मैं आपसे करना चाहता हूँ. कभी कभी मेरा दिल ये चाहता है कि और पता नहीं शायद हो सकता मैं ऐसा कर भी दूं कि मेरे शोज जो हों वो मेकअप वगैरह से सब बेनियाज हों. हम वो बातें करें जो मैं वाकई करना चाहता हूं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं. बहुत अच्छी बात है, डांस, गाने, मौसीकी, ये सब बहुत अच्छी बात है, फन भी होना चाहिए. लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इन सारी बातों के बाद भी हमारी चीजें तब्दील क्यों नहीं होती. इतने मकालात लिखे जाते हैं, इतने हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो दौरे करते हैं, अभी भी दौरे हो रहे हैं और मुसलसल दौरे हो रहे हैं. कोई आ रहा है अपनी कहानी सुना रहा है, कोई जा रहा है अपनी कहानी सुना रहा है. बयानात आ रहे हैं कि यूं हो जाता तो ऐसा हो जाता, यूं हो जाता तो ऐसा हो जाता. वो 264 लोग जो मर गए हैं और वो खानदान जो इससे मुतासिर हुए हैं उनके बारे में बहुत बड़ी बातें होंगी. आप देखिएगा, बहुत बड़ी बातें होंगी. और उसके बाद सब घर जाके सो जाएंगे, कोई नहीं जानेगा. 3-4 महीने के बाद ये कहानी नहीं होगी. 3-4 महीने तो बहुत दूर की बात है, 4-5 दिन के बाद ये कहानी नहीं होगी. मैं ये नहीं कहता कि सारी जिंदगी के लिए आप गम पालें, लेकिन उनके लिए आप प्रैक्टिकल चीजें क्या कर रहे हैं? उनको किसी किस्म का फायदा दे रहे हैं? कुछ उनके नुकसान का मदावा कर रहे हैं? क्या आप आगे आने के लिए, आने वाले दौर के लिए लाहेमल इख्तियार कर रहे हैं? सोचिए, समझिए, जानिए. सैलाब हर साल पाकिस्तान में आता है, हर साल लोग मुतासिर होते हैं. हम भूल जाते हैं कि इस वक्त भी सैलाब पाकिस्तान में आया हुआ है, लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं. टारगेट किलिंग होती है, रोज होती है, डेली लोग मरते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं. इसी तरह से ड्रोन हमले होते हैं, रोज होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें फुर्सत ही नहीं होती. एज लॉन्ग एज हमारी जिंदगी खुद सुकून से गुजर रही है, हमें और कुछ नहीं चाहिए. एज लॉन्ग एज हम ठीक हैं, हमारे बिल्स पेड हैं, हमारे घर में पानी आ रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए. हमारा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है और हम उसकी फीस को अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें दूसरों के बच्चों की फिक्र नहीं है. मैं भी ये कहता हूं कि करनी भी नहीं चाहिए. इशू मेरा ये है कि अगर हमारा बच्चा जा रहा है तो क्या दूसरे के बच्चे को नहीं जाना चाहिए? अगर हमें सेफ्टी मैसर है तो क्या दूसरे के बच्चे को सेफ्टी मैसर नहीं होनी चाहिए? ये मेरा उसूल, ये मेरा सवाल. आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है. सवाल ये है कि क्या हम तब्दील हो सकते हैं? हाँ, हम तब्दील हो सकते हैं, लेकिन हमें मानना पड़ेगा जो तौहीन आमेज वीडियो रिलीज हुई है उस पे पूरी दुनिया में मुसलमान मुजाहरे कर रहे हैं. बहैसियत मुसलमान ये मेरा ईमान है कि रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कतई हम कोई बात सुने. मेरा ईमान है इस बात पे. लेकिन हमने इसके तदारुक के लिए, उनके जहनों को तब्दील करने के लिए क्या किसी चीज की कोशिश की है? क्या हम इंटेलिजेंटली उनके साथ बैठे हैं? क्या हमने डायलॉग्स किए हैं? क्या हमने कैंपेन्स, मुहिम चलाई हैं? हमने नहीं चलाई. हमने उनके एक गलत अमल को अपने प्रोटेस्ट के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि हम लोग ऐसी कौम हैं जो बेइतदाल है, जो सोच नहीं सकती. वो कभी भी हमारी कल्बी या जज्बाती वाबस्तगी या लगाव नहीं समझ सकते. हमें समझाना है, यह हमारी जिम्मेदारी है. इस्लाम हमारा मजहब है. नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए बाइस खैर और आफियत है, बाइस मोहब्बत है, बाइस रहमत है. यह हमारी जिम्मेदारी है. कुछ जंगें खामोश होकर लड़ी जाती हैं, कुछ जंगों के लिए तलवार लेके बाहर आया जाता है. इस जंग में दोनों चीजों की जरूरत है. तलवार लेके अगर आप बाहर निकले तो आपको खामोश रह के, सोच के, जहन से, अपने थिंक टैंक्स को दावत दे के, उनसे डायलॉग करके, ताकि उनके जहनों को तब्दील किया जा सके. आज अगर एक वीडियो बनी है तो कल दूसरी वीडियो ना बने. हमें जरूरत इस बात की. मैं ये शो क्यों कर रहा हूं आज? ऑब्वियसली उन फैमिलीज से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो इस हादसे में मुतासिर हुई. ऑब्वियसली हम बात करने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि आज मुझे आपकी टेलीफोन कॉल्स चाहिए. आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम कोई दूसरी कॉल बाहर से ना लें. हम आपकी कॉल्स लेना चाहते हैं. मैं जानना चाहता हूं कि जिम्मेदार कौन है. आपका जो दिल में आता है आप आज आप कहें. आज मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं.
आज मुझे आपकी जरूरत है, आज मुझे पूरे पाकिस्तान की जरूरत है, पूरे यूएई की जरूरत है, मुझे हर उस शख्स की जरूरत है जो आवाज रखता है। बोल के लब आजाद होते। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम बोलना चाहेंगे, क्या हम बोलेंगे, क्या हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, लो जा रहा है कोई शब गम गुजार की। तो हमारे यहां शब गम बहुत लंबी है। कभी ड्रोन हमले की वजह से आ जाती है, कभी अभी जो हुआ है उसकी वजह से आ जाती है। और एक बात और, गरीब कब मरता है इन ड्रोन हमलों में? गरीब कब मरता है इन धमाकों में, इस आग में? गरीब मरता है क्योंकि गरीब दूध नहीं खरीद सकता। गरीब मरता है क्योंकि गरीब के पास मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं होता। गरीब मरता है क्योंकि उसकी बत्ती काट दी जाती है, वो कुंडा लगाता है, वो कुंडा लगा के चोरी करता है, 2 बल्ब जलाता है तो उसके घर में केईएससी आ जाती है, वापडा आ जाती है, पेप्को आ जाती है। और लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए गबन कर लिए और उनके घर में कोई नहीं आता। गरीब का 2000 रुपए का लोन हो या गरीब पे 50,000 रुपए का लोन हो तो वो बहनों की मौजूदगी में खुदकुशी कर लेता है। चैनल उसको कवर करने पहुंच जाते हैं और वो बैंक का हरकारा आकर उससे पूछता है, उनके घर में पूछता है कि तुम्हारा भाई कहां है? एक आदमी खुदकुशी करके मर गया, कान पे जू तक नहीं रेंगी। एक शख्स ईद से एक दिन पहले अपने आप को लोगों के सामने आग लगा लेता है, मर जाता है, जू नहीं रेंगती। और जब इलेक्शंस का वक्त आता है तो सब लोग नारे लगाते हैं, कोई पार्टी कोई नारा लगाए, कोई पार्टी। मैं तो साफ कहता हूं, सीधी सीधी बात करता हूं, हो सकता है बात बहुत बुरी लगे लोगों को। खान साहब ने कहा था, मैंने खान साहब के साथ काम किया है, खान साहब ने कहा था कि मेरी पार्टी में कोई ऐसा शख्स शामिल नहीं होगा जिसका माजी दागदार होगा। हम आज भी नारे लगाते हैं। क्यों नारे क्यों लगाते हैं? वो निजात दहिंदा है। कैसे निजात दहिंदा है? उनकी पार्टी में कौन से ऐसे लोग शामिल हैं जिनका माजी दागदार नहीं है? क्या वही लोग टूट के पार्टी में शामिल नहीं हुए? किस बुनियाद पे आपने उनको पार्टी में शामिल किया है और किस बुनियाद पे हम नारे लगा रहे हैं? हम क्या उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम तब्दील होगा? पाकिस्तान में ये आग जो एक बार लगी है ये दोबारा नहीं लगेगी? क्या सेफ्टी मेजर्स ले लिए जाएंगे? ऐसा नहीं होना। और ये भी बोलने का कोई फायदा नहीं, मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी बातें भी खत्म हो जाएंगी। आज बोल रहा हूं, परसों तरसों हम अपने रेगुलर शोज पे चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। एंड दैट्स अबाउट इट। अमजद ने एक नज़म कही थी, एक और धमाका होने तक। तो ये कहते हैं कि जब हमारे मुल्क में धमाका होता है तो बड़े बड़े सियासतदान चारों तरफ से बाहर आते हैं, आके बड़े बड़े बयानात देते हैं, जिनके लोग काम आए हैं उनको तसल्ली भी देते हैं और इसके बाद घर जाके सो जाते हैं। एक और धमाका होना था। ब्रेक है जी, आइए ब्रेक लेते हैं, मिल के ब्रेक लेते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। कल मैंने रेडियो पर एक कैरेक्टर किया था। वो कहानी थी एक ऐसे शख्स की जिसका बेटा आग में झुलस के मर गया और जिसके 3 बच्चे हैं, उसके बेटे के 3 बच्चे हैं। वो आखिर में एक जुमला कहता है कि मुझे ये बताओ कि मेरी शक्ल मेरे बेटे से क्यों मिलती? पहले मेरी शक्ल मेरे बाप से मिलती थी, मैंने उसे कब्र में उतारा। फिर मेरी शक्ल मेरी बीवी से मिलने लगी, मैंने उसे कब्र में उतारा। फिर अब मेरी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है, मैंने उसे कब्र में उतारा। मैं क्या जवाब दूंगा उसको जब उसका बेटा मुझसे पूछेगा कि बाबा कहां है और वो क्यों नहीं आए? मैं क्या कहूंगा उस लड़की को जब वो मुझसे पूछेगी कि बाबा ने मुझसे गुड़िया दिलाने का वादा किया था? उसका बेटा मुझसे पूछेगा कि वो दूध जलेबी लेने गए थे, आज तनख्वाह मिलनी थी, वो क्यों नहीं आए? दूध
दूध जलेबी लाएंगे जब शाम को बाबा आएंगे। दूध जलेबी लाएंगे जब शाम को बाबा आएंगे। मेरे बाबा का वादा है गुड़िया वही दिलाएंगे। जो पिछले महीने गलती से मैंने खेलते खेलते चूल्हे के पास रखी थी, आंख खुली तो वो गुड़िया जलकर राख हो गई थी। मैं कितना रोई थी। बाबा ने चुप करवाया था और हंसते हंसते मुझे बताया था, न रो तुम कि मैं तुम्हारे लिए छोटी सी गुड़िया लाऊंगा जो तुम जैसी ही प्यारी होगी, तुम्हारी राज दुलारी होगी। ना रो कि मैं तुम जैसी छोटी सी एक गुड़िया लाऊंगा। हाँ, आज मगर दिल रोता है, आंख तरसती है कि पहली बार देर हुई है मेरे बाबा को आने में। अब तक बाबा आ जाते हैं। कहते हैं कि दूर सड़क पर एक भयानक आग लगी है। कहते हैं कि दूर सड़क पर एक भयानक आग लगी है। अम्मी छोड़ के मुझको घर पे बाबा को लेने गई हैं। आज जब अम्मा आएंगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मुझको अकेले घर में रहते सोते उठते बैठते खेलते खेलते डर लगता है। मेरे बाबा मेरे पास नहीं हैं, मेरी गुड़िया मेरे साथ नहीं है, तुम भी मुझको छोड़ गई हो। शोर मचा, लो आ गए दोनों। अब मैं दोनों से लड़ लूंगी, उनसे कभी भी ना बोलूंगी। लेकिन ये क्या, ये जो लोग यहां हैं बाबा इनके कांधों पर है। जिस्म पे बाबा के चादर पड़ी है, मुंह चादर से ढका हुआ है। मेरी मां बेहोश पड़ी है। मैंने पूछा लोगों से तो लोग ये बोले, बाबा का जो वादा था वो तो पूरा हो नहीं पाया। लेकिन घर पर आया है, गुड़िया साथ में लाया है। तुमको देना पाएगा, खामोश यूं ही चुपचाप तुमसे रूठ हो जाएगा। मैंने जब वो चादर खोली तो बाबा के बालों पे राख जमी थी, हाथ में एक गुड़िया दबी थी। जब बाबा को प्यार किया तो फिर मुझको याद आया कि मेरे बाबा बोले थे, कल जब शाम को आऊंगा तेरी गुड़िया लाऊंगा जो तेरी तरह से प्यारी होगी, तेरी राज दुलारी होगी। कल जब शाम को आऊंगा तो तेरी गुड़िया लाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मुफ्ती आसिफ सईद से बात करते हैं। कुछ लोगों को भी यहां बुलवाया है, उनसे भी बात होती है। अगर इस प्रोग्राम का कोई फायदा है, अल्लाह की रमज़ वो ही जाने। मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है, सो वो कर लेते हैं। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं।
कुछ लोग इसमें हीरोज थे और ऐसे हीरोज थे जिनके बारे में रईस अहमद 8 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे थे, सुपरवाइजर थे। जिंदा आग लगने के बाद फैक्ट्री से बाहर आ गए थे। घर पर आए, घर से छेनी और हथौड़ा लिया और अपने दोस्त इमरान को भी साथ लिया कि अपने लोग अंदर फंस गए हैं, उन्हें निकालना है। 4 माह पहले शादी हुई थी, वापस नहीं लौटे। उनके भाई हमारे साथ हैं। कुछ याद है कि कैसे हुआ है ये सब? भाई मैं अपने ऑफिस से छुट्टी करके आ रहा था, रास्ते में पड़ती है भाई की फैक्ट्री। हमने आग लगी हुई देखी, हमने बोला आग लगती रहती है, चलो भाई होगा फैक्ट्री में, कॉल करते रहते हैं। हम घर पहुंच गए। घर पे वालदा बहनें भाभी सब बोली भाई का फोन लगा रहे, भाई फोन काटे जा रहे हैं, फोन काटे जा रहे हैं। मैंने तो फोन काटे जा रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है, भाई अपना जिंदा है, जब भी फोन काट रहा है भाई। फिर भाई को कॉल करता रहा मैं 7:30 बजे तक। मैं दफ्तर से मैं अपने घर नहीं गया, मैं मेरी चाबियां दफ्तर की सब मैं वहीं था पूरी रात। मैंने सुबह 7:30 बजे अगले दिन मैं और हमारे साथ मेरे भाई के ससुर होते हैं, उन लोगों ने खुद जाके दीवारें तोड़ के ऊपर अपनी मदद आपकी तहत खुद निकाला लोगों को। बाकी कोई रेस्को वाला जिन्होंने मास्क पहने हुए थे वो अंदर ना जा रहे थे, ना किसी को जाने दे रहे थे। वो खुद मौत से डर रहे थे वो, और अगर चाहते तो ये सबको बचा सकते थे। ये अगर कॉर्नर डैमेज कर देते आते के साथ ही। पहली फायर ब्रिगेड आई है जिसका प्रेशर मारा और प्रेशर यहाँ से यहाँ तक नहीं गया है। उसके बाद अगली जो फायर ब्रिगेड बुलवाई वो आधे घंटे के बाद आई है। वो सबसे पहले इनको आते के साथ ही कॉर्नर डैमेज करना था। सही है, कॉर्नर डैमेज करने में इतना टाइम नहीं लगता। दूसरी बात, रेस्को वाले ने जब इन्होंने आग बुझाने के लिए पानी मारा तो केएसी वाले कहाँ थे? उन्होंने लाइट क्यों नहीं बंद की? वो जो बैठे हुए थे जिस तरीके से जो धागा तोड़ रहा वो इसी तरीके से था, जो काम कर रहे सिलाई पे वो क्या किसी को हिलने का मौका नहीं मिला? उन्होंने केसी वालों ने लाइट क्यों नहीं बंद की? सब करंट से मरे वो। वरना ऐसी कैसी आग होती है जो अपनी जगह से हिल ना सके वो। और मेरा भाई सबको बचाता रहा, 7:30 बजे तक हमारी कोले काटता रहा। एक बात तो बात कर ले भाई, एक आवाज तो सुना दे अपनी। लेकिन मेरे भाई ने बोला नहीं, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहनें, मेरे भाई, उसने किसी की फिक्र नहीं की। फकर तो होता है हमें, खुशी तो होती है अपने भाई की शहादत पे कि वो शहीद होते, कि बड़ा उनका वो है। लेकिन अफसोस तो होता है। मेरे घर पे आप अभी कंडीशन देख लो, मैं किसी को नहीं लाया हूँ। मैं अपनी खालों के साथ लेके आया हूँ, भाभी को अब्बासी लेके भाग रहे, अम्मी को अब्बासी लेके भाग रहे। घर में ऐसी कंडीशन है, भाई तो मर गया लेकिन पीछे सारे मर गए मेरे। एक दूसरे का चेहरा देखते ना हम तो हमारे से बैठा नहीं जाता। हमारे घर हमको दोषक लगता है। बस हमें शादी को इसकी फारूक की। यहाँ पे कुछ अर्ज करना चाहूँगा। ये बात जहाँ तक इन्होंने ये बात की, हिम्मत की हो, हिम्मत रख, बेशक हिम्मत की है। मेरे भाई की शहादत के आंसू, फकर है मुझे अपने भाई के ऊपर। मेरी माँ को भी फकर है कि मेरा बेटा ऐसे नहीं आया, बल्ले वो मर गया लेकिन दूसरों को बचाने में गया वो। मेरी माँ को भी मैंने बोला भाई सबर करना, मेरा भाई शहादत का रुतबा पा गया। और साहिर भाई मैं एक बात बताऊं कि जिस तरीके से फारूक, कितनी बड़ी बात है। जज्बा देखें आप ये सोचें कि एक आदमी जो जिंदा बाहर आ गया है वो फिर जा रहा है, वो घर वापस आता है, जो उसके पास है छेनी हथौड़ा वो उठा। ये इन्होंने ही मंगवाई है। 2 वहाँ रुके हुए थे और इमरान, ये रईस आया घर पे। रईस ने इमरान को कॉल की, आ गए थे घर पे ये सैलरी लेके 5 बजे तक। इमरान को कॉल की, बोला भाई वहाँ आग लग गई। इमरान भी वापस नहीं लौटे? नहीं, ये कोई भी नहीं बचाने। जो भी गए ना इन्होंने बहुत से लोगों को निकाला। वो जो जिनको निकाला वो कहते यार भाई, मुझे कॉल की तो बोलते भाई तेरा भाई जिंदा है तो अपने भाई की टेंशन नहीं है, फारूक भाई तो लोगों को बचा रहे। तो हम तो मुतमईन थे कि यार मेरा भाई लोगों को बचा रहा है। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे भाई बचाने में भी वो उनके साथ ही चलाएगा। मेरे भाई के 25 दोस्त थे, पूरी गैदरिंग थी। एक बल्दिया 3 नंबर पे जो 40 जनाजे आए ना, उसमें 25 दोस्तों की गैदरिंग पूरी खत्म हो गई, कोई एक भी नहीं बचा। जो बच गए थे वो भी उन लोगों को बचाने के लिए उन्होंने बोला हम कैसे जाए। हम सुपरवाइजर जो रईस था उसको वो भी बोला मैं नहीं जा सकता, मैं तो यहाँ के, मैं कैसे इनको छोड़ दूं। मैं एक इंसानियत को कैसे, यहाँ तो इंसानियत नहीं रही है। किसी ने कोई काम नहीं किया, ना रेस्को वाले ने। आप सीधी सी बात देख लो, एक जगह आग लगती है,
तो वहाँ केसी का इदारा, हर इदारे पहुंच जाते हैं, उस लाइट को ऑफ करते हो। आप देखो ना, जब वो लिफ्ट से उतार रहे थे लोगों को, एक दो बंदों को उतारा तो तार टकराया तो स्पार्क हुआ है बिल्कुल उसके अंदर। इसका मतलब लाइट ऑफ नहीं की गई है। जब अब आप पानी मारोगे तो जाहिर सी बात है पानी सब में फैलेगा, तो करंट है उसमें, तो तार वैसे ही गिरे। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो पानी करंट तो वैसे ही होगा उसमें। तो इतना ख्याल क्या किसी को नहीं आया क्या? और रेस्को वाले के पास पहनने के लिए जूते नहीं है। रेस्को कहते किसको है? रेस्को का मतलब क्या है? उसके बाद हर चीज कंप्लीट होती है, रेस्को उसी को कहते हैं। ये क्या रेस्को? 11:30 बजे लिफ्ट खराब हो गई, बॉडी लेके वो अगले दिन 11:30 बजे तक वो वहीं खड़ी हुई है। कहाँ थे सब लोग? एक दूसरे को मार रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा, ना खुद बचा रहे ना हमको जाने दे रहे थे। वो तो सुबह 7:30 बजे हम लोगों ने मारा, लोगों को धक्के देके हम घुसे अंदर। लेकिन जो मेरे भाई के साथ हुआ, ये सब किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और भी बेटियां ऐसी है कि जिसमें बहुत ज्यादा ऐसा ही है। बस अब ऐसा किया जाए कि किसी की माओ के लाल ना बिछड़े, किसी की बहनों के भाई ना बिछड़े, किसी की हम दोनों कमरे में साथ सोते थे भाई। किसी ने कुछ नहीं किया, करना चाहते तो सब कुछ हो सकता था। सर 3 दिन गुजर गए, सर्च लाइटें नहीं आई, मोबाइल की लाइट से डेड बॉडी आप तहखाने में तलाश करेंगे। जुल्म है ये, जुल्म। 3 दिन लाइटें कहाँ हैं? लाइटें नहीं है। ये रेस्क्यू इदारे हमारे जो फंड्स लेते हैं, जिनको हम अपने खून पसीने की कमाई देकर पालते हैं, उन्होंने ये काम किए। क्या किया है उन्होंने? वो बोतलें, मैं पूछूं, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया। वो खाली ठंडी पानी की बोतलें आ रही थी, वो पी रहे थे। 12, 12:30, 1 बजे तो उनके लिए खाना आ गया, वो खाना खा रहे थे। उनके लिए की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे इदारों की जिम्मेदारी है, जो हमारे खून पसीने की कमाई से पनपते हैं, उन इदारों की जिम्मेदारी है। हमारे घर का हर अफराद जब भी घड़ी देखता है टाइम आने का उसका, दोपहर को रोज जिएंगे, रोज मरेंगे। खाना खा के गया वो घर से। मैं जो शो कर रहा हूँ इसमें हमारी एक टीम है। 2 मरतबा ऐसे हादसे हुए कि जिसमें मेरे भाई डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, मेरे बड़े भाई। एक बार फ़हीम खान साहब और मेरे बड़े भाई, और एक बार मेरे बड़े भाई और दिलावर। हम यहाँ 146 के अंदर शो करते थे, तो मैं एक शो रिकॉर्ड कर रहा था, और रिकॉर्ड करने के बाद अचानक मैंने कलीम के चीखने की आवाज़ सुनी। कलीम हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, वो चीख रहे थे। मैंने तवज्जो नहीं दी, मैंने कहा शायद हो सकता है आपस में कोई लड़ाई हो गई हो। तो जब मैंने शो ख़त्म किया, मैं बाहर निकला तो मुझे कलीम नज़र नहीं आया। तो मैंने कलीम को फ़ोन किया, तो कलीम ने मुझे बताया कि मेरे बड़े भाई का नाम आमिर लोधी है, कि आमिर लोधी को और दिलावर को गोली लगी। मैंने फ़ोन काटा और मैंने भाई को फ़ोन किया, तो मेरे भाई ने वो फ़ोन उठाया और उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। मैं नॉर्मली बहुत आसाब, मजबूत आसाब का मालिक हूँ। खैर, मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद तमाम लोगों को एडमिट करवाया। रात को हमारा लाइव शो था 10 बजे, तो मैंने तमाम लोगों को एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद उनको ट्रांसफ़र करवाया आखन, और वापस अपना शो करने आ गया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और मैंने लाइव शो किया, वैसे ही मुस्कुराते हुए किया, वो बहुत बड़ी बात, नाचना गाना सब कुछ किया। जब शो खत्म हो गया तो मुझे याद है मैं मेकअप रूम में खड़ा और मैं अपना मेकअप ऑफ कर रहा था, और मेरे फोन की घंटी बजी, तो मैं डर गया। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ मुझे आई थिंक वासिक का फोन था या पता नहीं किसका फोन था, वो मुझसे कहने लगे कि अब सब सही है। मेरे भाई की गोली यहाँ पर अंदर रह गई थी, एक पीस रह गया था, अब सब सही है। जब मुझे खबर पता चली कि अब सब सही है ना, तो मैं रोने लगा। मैं तुम्हारा भाई नहीं दे सकते, तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। हम लाहौर में थे, चुंग में, शादाब स्टूडियोज में रिकॉर्ड कर रहे थे कि गोलियां चलने लगी। ये लोग मुझे सब भगा के एक तरफ ले गए कि आप उधर चले जाएं, सेफ साइड में चले जाएं।
और मैं वहां से, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं सिर्फ पूछ रहा था फ़ोन दो मुझे, फ़ोन दो, और मैं भाई को फ़ोन कर रहा हूँ। जब तक मेरे भाई ने फ़ोन उठा नहीं लिया, मैंने उनकी आवाज़ नहीं सुन ली, तो कॉल करते रहे, तब तक मैं कॉल करता। तो अभी जब इन्होंने बात की तो मुझे समझ में आई। मेरे पास कॉल है 3:05 पे लास्ट कॉल की, उसके बाद भाई का मोबाइल बिल्कुल राब्ते से हट गया था। अभी तक सारी कॉलें मेरे मोबाइल में मौजूद है। मेरे भाई को सारी कॉलें कर रहा था मैं। 7:30 बजे के बाद तो पहले तो वो काटता रहा, वो 7:30 पौने 8 बजे तक। उसके बाद तो उसने रिसीव ही नहीं किया फ़ोन। उसके बाद फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं किया, सबके पास भेजा जा रहा है। जज्बा देख, मौत का मुंह है। एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। ऐसी 2 और कहानियां हैं हमारे पास। विल बी राइट। लिटरली आज पहली बार मेरे हाथ कांप रहे हैं। आज पहली बार मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ना है इसमें से। अताउल्लाह, नबील पिछले 1.5 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे थे। 17 साल की उम्र थी, बाहर आ गए थे, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए दोबारा अंदर चले। अब भाई ये वालदा को दिल का मसला तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, दिल की तकलीफ थी। आपने उनको देखा था? घर देखा, घर आने एक बार खाना खाने के लिए आया था, वो भी एक बार खाना खाने के लिए तो आया। हमने अम्मी को बोला कि खाना तैयार है। अम्मी ने बोला नहीं, सालन नहीं बना अभी तक। तो बोला अच्छा मैं जा रहा हूँ काम पे। नीचे गया, भाभी को बोला कि मेरे को ना धोबी की भर्ती दे दो कपड़ों की, मैं वाइट सूट पहनूँगा। 1 हफ्ते से बोल रहा था मैं वाइट सूट पहनूँगा। वाइट सूट को बोला, मेरी भाभी ने बोला कि ऐसा कर, शाम में आ जा, फिर ले ले आना, और उसकी पेमेंट मिलेगी। उसने वालदा को बोला कि मैं तुम्हारे पैसों में से सूट लिया हूँ। मैंने बोला नहीं, तो अपने पैसों से लाइए। तो हंसते चले गया। मेरे भतीजे को उसने, मेरी भाभी का ये कॉल है कि वो जब पहली मरतबा इतना प्यार करके गया है, पहली मरतबा उसको चीज़ दिला के उसको इतना प्यार करा, उसको वो पहला और आखिरी प्यार। वो कंपनी से बाहर निकला, उसके साथ जो बंदा था सलमान, उसने इसका हाथ पकड़ा, बोला तू छोड़ इनको। उसने बोला नहीं, मैं अंदर है। वो उनको बचाने के लिए अंदर गया। इन लोगों ने 15 बंदे बाहर निकाले, फारूक भाई, रईस भाई, नबील और ये कानून इमरान भाई। ये इसका नबील का दम भी 4:30 बजे निकला है सुबह में। ये इसको नबील को बचाने के लिए ये रईस भाई वाले पीछे भागे, बोला तू बाहर खड़ा, हम निकालेंगे। ये भी उनके साथ गया। ऊपर की दीवार तोड़ी थी इन लोगों ने, ओवरलॉक का हेड मार के। इसकी डेड बॉडी एक सीढ़ी पे पड़ी हुई थी, इसको जलने नहीं दिया इसके उस्तादों ने। इसका सिर्फ यहाँ पे एक चेहरा था और एक पैर झुका था, पैर ऐसे रह गया कफन के अंदर। मगर बहुत बुरा करा इन लोगों ने, क्या करते हैं, हमारे जवान बच्चे चले गए। 3 दफा आग लगी है इस कंपनी में। सुबह 9 बजे भी लगी थी इस कंपनी, सुबह 9 बजे भी लगी थी। उसी दिन सुबह 9 बजे? हाँ, सुबह 9 बजे लगी थी। इन लोगों ने बोला, नजरअंदाज कर दिया, बोला ये छोटी मोटी पानी मार के उसको बुझाया, और शाम को फिर आग लगी। 2 दफा आग लगी इसमें, 2 दफा आग लगी। उन सेठों ने बोला मेरा माल निकालो बाहर। गाड़ियां माल की ना, ट्रालियां बाहर खड़ी हुई थी, ताले डाल दिए, बंदों को नहीं बताया, ताले डाल दिए गेट। फिर एक बंदे ने बोला कि इस बंदों को बचाओ, माल को छोड़ो। फिर बाद में सेठ लोग बोल रहे थे कि ना अब बचाओ बंदों को। अब क्या बचाए बंदों को? बंदे जल चुके थे तो क्या बचाते, ताले डलवा दिए, बाकायदा टीवी पे देखे ताले। एक बंदा चिल्ला रहा है, मेरा दोस्त था जाफर, बंगाली था, प्रेसमैन का ठेकेदार, वो चिल्ला रहा है कि बचाओ, मगर वो उसे जल गया। ये ज्यादा बंदे 5 वालों ने मारे,
आग इतनी सी जगह पे लगी है, आवाम उधर खड़ी हुई चिल्ला रही है, इन लोगों ने ऐसे पानी मारा और सारी आग उधर चले गई। वो जो वहाँ महफूज थे वो भी जल गए। फिर गिरिलों को ऐसे निकालना था, इन लोगों ने ऐसे निकाला, वो जो चिपके हुए थे सारे वो पीछे ही चले गए और झुलस गए। भाई सिविल में जो कोई यहाँ पे इंतजाम था, अपनी मदद अपने आप। मैंने अपने भाई को, मैंने खुद ने अपने भाई को निकाला। मेरा भाई बहुत अच्छा था, उसने एंड में जब आखिरी दफा उसने अम्मी से, एक ही दफा अम्मी ने उसको देखा। वो एक लड़की चिल्लाई मुझे बचाओ भाई मुझे बचाओ, तो उसको कहता दोस्त को बोले मैं भी आ रहा हूँ, तो इनको निकाल के लाऊं, वो उसी के साथ खत्म। इसका जब तक हौसला था, जब तक इसका उस्ताद जिंदा था कामरान भाई, उसका पाँव स्लिप हुआ और गिरे ना पानी के अंदर, ये वहीं बेहोश हो गया। बहुत बुरा सानिया हुआ ये बेहोश हुआ। फिर इसके बाद इसने अपने चेहरे को इतना बचाया, इसने बहुत बचाया अपने चेहरे को। सुबह रात भर हम लोग 1 मिनट के लिए नहीं सोए। मेरी वालदा को कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी कौन सा अस्पताल लेके जा रहे हैं, और अभी तक मेरी वालदा सही नहीं। मेरा वाली शुगर के मरीज है, खून मुंह से फेंकते, टीबी के मरीज है, मकसद मासूम बच्चों को लगा दिया यही कि रोजी के खातिर कि बच्चों की रोजी चलेगी, महंगाई इस कदर कैसे पूरा करेंगे हम। ये मेरे उस्ताद थे रईस भाई, फारूक भाई, ये मेरे उस्ताद थे। इन लोगों ने, मैंने 10 साल इधर काम किया, मैंने छोड़ दिया। फिर इस कंपनी में बहुत, ये था मेरा भाई, इससे छोटा था। इसकी बीवी अस्पताल में पड़ी है कल से। इतना बुरा सानिया किया है कि इन लोगों से ये पूछे कि हमारा क्या हो। के बोल बोले तो कैसे इनका दिल होगा? ये कम तो ऐसा है कि ये खुदा रहा, इन लोगों को जो अभी फंसे हुए, ये लोग बोल रहे हैं कि कोई भी नहीं है, बहुत हैं, बहुत हैं। मैं कह रहा हूँ 400 आदमी ऊपर काम करता है, 50 एल पर 450 आदमी 1 किलो 40 अफराद कूदे जो बच पाए। मैंने 10 साल काम किया, मेरे को पता है कि कितने बंदे काम करते हैं। कोई वो नहीं है, सिवाय एक गेट है पूरी ऊपर वाले फ्लोर में, एक गेट, और उस गेट पे भी इन लोगों ने ताले लगा दिए। कहाँ से भागेंगे बंदे? तो ये उठाया जाए कि हमारे जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, वो किस तरह इन्हें अलाउ किया गया है कि इस तरह की जेल नुमा कंपनी बनाई जाए, और कोई पुरसान हाल नहीं है। 10,000, 20,000, 25,000 में लोगों की जानों से खेला जा रहा है। मेरा भाई रईस, जिसे मैंने वालदेन को हमारे 18 साल हो गए इंतकाल के, जिसको बच्चों की तरह हमने पाला है, 26-27 साल उसकी एज है। मेरे भाई का उसे पाल कर बड़ा किया, उसको अपने हाथों से हमने सब कुछ किया। आज उसकी शादी कराई, शादी को 4 माह हुए सिर्फ। उसकी एलिया पे क्या गुजर रही, हम पर क्या गुजर रही। जिस भाई को हमने हाथों पे कंधों पे खिलाया, उस पर जनाजा उठा के हम कब्रिस्तान छोड़ के आए, हमारे क्या हाल होंगे? कोई हमसे पूछे, हमारे दिल में आके पूछे कि आपके दिल पे क्या नमाज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे सामने बिल्कुल अगर आप लोग वहाँ मौजूद हो, उसके बिल्कुल सामने, कंपनी के बिल्कुल सामने एयरपोर्ट्स का है। जी बिल्कुल। एयरपोर्ट्स में आप में से कोई जाके इस वक्त आग लगाए और फिर देखे गवर्नमेंट का तमाशा। सेकंडों में सिर्फ जो है ना वहाँ तमाम अमला मौजूद होगा। तो ये जाने इंसान पे आग लगी थी, उसमें नहीं इस्तेमाल किए गए तो उसको बुझाने। क्योंकि ये लोग तो किसी गिनती में नहीं आते ना, गरीब है, हम लोगों की कोई औकात नहीं है, किसी उसमें नहीं है, हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है। फैब्रिकेट भेजी है, सिर्फ आप क्यों 1 घंटा में मुसलसल वहाँ खड़ा रहा हूँ, 4 भेज दी इन्होंने, 1 घंटे में सिर्फ एक फायर ब्रिगेड आई है, और उसकी माँ की किस्मत अमली ये है, किस्मत अमली का ये हाल था कि 1 घंटे तक वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि ये आग लगी कहाँ से शुरू, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, उसको कहाँ से बुझाया जाए। लोगों का हुजूम इस कदर, लोग तमाशा बन के देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं चाह रहा कि अंदर जाए उसमें और उनको बचाए लोगों को। हम अपने भाइयों को अपनी आंखों से जलता हुआ देख रहे हैं। 4 दफा उसका फोन मैंने किया है, 4 दफा उससे फोन किया है, उसने मेरा फोन डिस्कनेक्ट किया है। और उसका मतलब ये था, उसके शाम में फिर हमें इत्तला मिली कि उसने फोन किया कि भाई छेनी हथौड़ी लेकर आओ। वो सुपरवाइजर था डिपार्टमेंट। पब्लिक को इतना समझ आ रहा है कि हम करें, हमारे भाई जब वो जाके तोड़ फोड़ कर रहे तो क्या ये गवर्नमेंट के लोग क्या हैसियत है? मगर उसको देखे कि हिम्मत देखे वो कर रहे हैं। के लोगों के पास यहाँ तक के अंदर जाने के लिए आवाम जा रही है। रेंजर्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इनको किस लिए, इन्हें तमाम ट्रेनिंगें दी जाती, तमाम कुछ किया जाता है। ये लोग क्यों नहीं कर पाए? जो हमारे छोटे छोटे थे भाई ये काम कर रहे थे, अपनी जान को जोखों में डाला है। 3 बार वो नीचे उतरा है, 3 बार नीचे उतरा है, 3 बार। उन्होंने 15 से 20 अपराध ये बता रहे हैं ना, बिल्कुल यही है। मेरा भाई सुपरवाइजर था उस डिपार्टमेंट में, मेरा भाई भाई के पास मेरे 700 अपराध वो मुझे बताता था कि 700 के करीब लेबर काम करती है।
ऑफिस में एक शिफ्ट एक ही जनरल चलती थी, जनरल शिफ्ट चलती थी। सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि ए और बी शिफ्टें थी, ऐसा कोई नहीं था। सिर्फ एक शिफ्ट चलती थी, उसमें वो लोग काम करते और तमाम लोगों को कंट्रोलिंग करता था। और वो कैसे छोड़ देता? सैलरी का दिन था, मेरे छोटे भाई की सैलरी मिली थी 10 तारीख को। मेरे इलाके से ऐसे लोग भी गए जिनकी 2 महीने की सैलरीज बाकी थी। तो अब आप खुद सोचिए, सैलरी का दिन था, मेरा अपना भाई की 1.5 महीने की सैलरी बाकी थी उधर। मैंने उसे मैसेज डिलीवर किए, फोन किए, उसने मेरे फोन डिस्कनेक्ट किए। क्यों डिस्कनेक्ट कर रहा था? वो काम में लगा हुआ था, लोगों की जानें बचा रहा था। मुझे लोगों ने ही बताया है। एक काम करते हैं, ब्रेक पे तो जाना है, कमर्शियल एक ब्रेक है, कमर्शियल के बाद इस पर बात करेंगे। सही। रईस अहमद पिछले 8 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे थे, सुपरवाइजर थे। जिंदा फैक्ट्री से बाहर आ गए थे। छेनी और हथौड़े को घर से लिया, अपने दोस्त इमरान को भी साथ लिया। आदिल अहमद, उम्र 26 साल, 11 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फैक्ट्री से आ गए थे। ये जो सैटरडे कल है, इस पर इनकी शादी की तारीख तय होने वाली थी। ये आदिल अहमद की तस्वीर है। ये आदिल की बहन है। क्या नाम है बेटा आपका? अतीका। और वो आदिल के भाई हैं। भाई हमारे भाई तो थे, लेकिन भाई के रूप में बाप थे हमारे। उन्होंने मेरी हर फरमाइश, हर खुशी पूरी की है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ बोल सकूं। मेरे कोई ऐसी हसरत नहीं, अपनी खुशियों का गला घोट के हम बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ किया। इसकी हमें शादी करवाने का बहुत शौक था। ये मेरी सिस्टर को पढ़ने था, वो ये कहता था कि मैं इसे जितना चाहूँ पढ़ाऊँगा। मुझे भी उसने 2-2.5 साल के अंदर अभी मुझे जॉब पे लगने दिया। उससे पहले मुझे कभी जॉब का बोला भी नहीं कि तुम जॉब करो या काम करो किसी भी किस्म का। घर पे रहो, घर वालों का ध्यान रखो। अभी जब उसकी शादी के, मेरी एक सिस्टर है मुझसे छोटी है, उसकी शादी उन्होंने करवाई, बहुत मुश्किलों से उन्होंने करवाई उसकी। अब जब उनकी अपनी शादी का नंबर आया तो वो अपनी जान दे दी उन्होंने। मुझे बेसमेंट के अंदर इतना पता चला, मैं 8 बजे से उन्हें कॉल कर रहा था, उनकी कॉल ड्रॉप हो रही थी, कॉल नहीं लग रही थी। मेरे में ये बात अभी मेरे कान में मुझे बताया गया है कि सारिम बरनी साहब का फ़ोन आया था और उन्होंने ये कहा है कि मुस्कुराते हुए मेरे भाई गए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें मुस्कुराते हुए क्यों नहीं भेजा? हमारे लिए गए थे, उनसे कोई खता नहीं हुई। दूसरों को बचाते हुए गए, लेडीज को बचाते हुए गए, लेकिन जब बेसमेंट में पहुंचे उसके बाद उन्होंने लॉक लगवा दिए। क्यों करा उन्होंने ऐसा? क्या किया था मेरे भाई ने उनके साथ ऐसा? मेरे भाई तो सबकी मदद करते थे, क्या बुरा कर दिया मेरे भाई ने? क्यों सजा दी हमें?
हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। 14 साल से बर्दाश्त करते हुए आए हैं। 14 साल पहले मेरे बाप को भी छीन लिया मेरे अल्लाह ताला ने, अब मेरे भाई को भी छीन लिया, मेरे दूसरे बाप को भी छीन लिया। मैं अब कैसे रहूंगी? बस 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 मैं अपनी बहनों को कैसे संभालूंगी? बस 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 मैं उन माओं से कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने बेटों की हिफाजत करना चाहती है तो उन्हें काम पे ही ना भेजें, और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो फिर उन्हें भूल जाए, आप इदारों से कुछ बोले तो फिर उन्हें भूल जाए कि अब उनका कोई बेटा नहीं है। कोई इंतज़ामिया ने किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, आवाम ने अपनी मदद खुद आप की है। बेटा इंतज़ामिया खड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। बच्चे आप कोई भी किसी का गम नहीं बांट सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे मुल्क के लोग बहुत हम अच्छे लोगों में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी भी मुश्किल होती है हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे कान में बताया गया है, सारिम बरनी ने कहा है कि वो खानदान जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है रहने के लिए, वो उनके शेल्टर में आके पनाह ले सकते हैं। और साथ साथ इस बच्चे के लिए कहा है कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम्हारी तालीम का पूरा खर्चा वो बर्दाश्त करने को तैयार है। और तुम पढ़ो बेटा, तुम्हारे भाई की ख्वाहिश थी, पर ऐसे नहीं कहते। हम वो लोग हैं जिन्होंने बहुत टुकड़े टुकड़े करके ये मुल्क बनाया था। जब सरहद पार की थी तो इसलिए पार की थी क्योंकि जहां इस मिट्टी में इक्वालिटी के साथ जिंदा रहना चाहते, हो गो बुझ चुकी है आग मगर दिल हैं जल गए। गो बुझ चुकी है आग मगर दिल हैं जल गए। आहों में सिसकियों में लम्हे बदल गए। हर दर्द धुआं बनकर फजा में बिखर रहा है। हर दर्द धुआं बनकर फजा में बिखर रहा है। चीखों का एक लश्कर दिल से गुजर रहा है। खुशियों को खा गई है गम की बुरी नजर है। खुशियों को खा गई है गम की बुरी नजर है। आंसू ना बुझा जो पाए जलता हुआ नगर है। हर दर्द धुआं बनकर फजा में बिखर रहा है। चीखों का एक लश्कर दिल से गुजर रहा है। गो बुझ चुकी है आग मगर दिल हैं जल गए। आहों में सिसकियों में लम्हे बदल गए। दो 259, 64, 70, 236 मर्द, 23 खवातीन, 82 लाशें ऐसी कि जिनका डीएनए टेस्ट होना था। कल और परसों दिन भर जनाजे उठे, हर तरफ कोहराम,
मोहम्मद फारूक, रईस अहमद, नबील, आदिल, मोहम्मद मुस्लिम 2 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे थे। 2 बेटे 6 बेटियां। एक बेटा भी इसी फैक्ट्री में वालिद के साथ था। 2 हफ्ते पहले इसने दूसरी फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली थी। आपके फादर? आपको इत्तला कब मिली? कल आपको पता चला? जी हाँ। लाश उनकी मिल चुकी? जी हाँ। तदफीन हो गई? जी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, टेलीविजन पे जो मनाजिर हैं, इसके अंदर लाशों को एलिवेटर से उतारते हुए दिखाया जा रहा। रेस्क्यू का काम जारी है। ये रक़्क़त आमेज़ मनाजिर, लोग गम से निढाल हैं। आप कुछ कहना? रेस्क्यू को क्यों दिखाया जा रहा है? रेस्क्यू ने वहाँ क्या किया है सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं किया है। रेस्क्यू को बराए मेहरबानी टीवी और मीडिया से कहा जाए कि रेस्क्यू को ना दिखाया जाए। जो लोग अपने भाइयों को खुद अपने हाथों से उठा के ला रहे हैं उन्हें दिखाया जाए। हम लोगों ने अपने भाइयों को खुद अपने हाथों से उठाया है। अपने छोटे भाई ने, सबसे छोटे भाई ने जाके अपने बड़े भाई को उठा के लाया। इसी तरह के तमाम लोगों से उन लोगों को दिखाया जाए। इन्हें क्या दिखा रहे हैं? इन लोगों ने तो बर्बाद किया हमें। इन लोगों की वजह से हमारे भाइयों की जानें गई हैं। इन मिनिस्टरों से और इन लोगों से क्या दिखाना है? इन्हें टीवी पे दिखा के इनकी और पब्लिसिटी करने की क्या ज़रूरत है? जिन पे बीत रही है वो बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। रेस्क्यू का मतलब भी यही होता है। आप लोगों ने भी रेस्क्यू का काम ही नहीं सर, ये जो डिपार्टमेंट दिखाए जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। रेस्क्यू का मुझे पता है, मैं एजुकेटेड हूँ, बीकॉम किया हुआ है मेरे भी। मैंने जब रेस्क्यू का जिक्र किया है तो रेस्क्यू का मतलब वो तमाम लोग हैं इन्हें प्लीज खुदा रहा इन्हें ना दिखाया जाए। इन्हें ना दिखाया जाए मीडिया पे। मुझे चलिए, मैं आपकी इन लोगों की वजह से हमने कितनी जिद्दोजहद करने की कोशिश की। हम अपने भाइयों को निकाल लाए अपनी आंखों से, अपनी आंखों के सामने उन्हें जलते हुए देखा है हमने, ना निकाल पाए उन्हें इन लोगों की वजह से। तो तुम जिंदा निकाल लेते हैं इनको आराम से। क्योंकि 6:30 बजे से सामने बंदे जलते हुए देखे। सब लाइन से खड़े हुए ऐसे हाथ जोड़ के बोल रहे खुदा के लिए हमको निकालो, खुदा के लिए हमको निकालो। उनमें से एक बंदा भी नहीं आया बाहर। अच्छा, ये किस वक्त की बात है? ये 6:30 बजे, पौने 7 बजे के टाइम है, या जब बिल्कुल जमा हो गए थे लोग। अच्छा, और किस वक्त के बाद तमाम के तमाम लोग? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पानी की वजह से करंट जो है वो चारों तरफ फैला। बिल्कुल यही हुआ है। यही केसी वालों ने लाइट ऑफ नहीं की। आप अगर शायद बॉडी देख पाए तो आप देखें कि वो करंट की वजह से लोग वहीं के वहीं जो जिस कंडीशन में है, जो मशीन पे बैठा हुआ है वो मशीन पे बैठा हुआ है, जो धागा तोड़ रहा है उसके हाथ यूं ही है। इसका क्या मकसद? वो करंट से सिर्फ करंट मारा है इसमें और बाकी कुछ भी नहीं। करंट मारा गया, डिपार्टमेंट वाले लाइट केसी वाले कोई भी मौजूद नहीं था वहाँ पे। कौन सा इदारा मौजूद था? ये सारे वहाँ आके सिर्फ पानी की बोतलें पी रहे थे और रात 12-1 बजे बिरयानी खा रहे थे। ये पिकनिक करने आए थे। ये लोगों की मदद करने नहीं आए। इन्होंने सर इस मामले को पहले इन्होंने अंदर जाने दिया होता, हम अपने नॉर्मल भाई को बचा लेते। नॉर्मल लाइट भी निकाल के लाया कि जैसे अमूमन एक कंपनी में, फैक्ट्री में आग लगती है, एक गाड़ी गई है, बुझाया और चली गई। इन्होंने उस चीज को इस तरह से लिया। इन्होंने लोगों की जानों की वो भी खराब। तो आपके पास सिर्फ एक ही गाड़ी आई थी? एक ही गाड़ी बुलाई थी, वो भी खराब। वो भी 1.5 घंटे के बाद आई है। 7:30 बजे वो गाड़ी पाई गई। उसके बाद जो दूसरी गाड़ियाँ वो आई हैं 9:30 बजे रात को जब जाके है ना इन लोगों ने मारा। और जब 4 घंटे गुजरने के बाद, 3 घंटे गुजरने के बाद जब रेस्क्यू की गाड़ी आएगी तो उस टाइम तक क्या हाल हो चुका होगा आपको? और आवाम चिल्ला रही है कि हमें बचाओ। रेंजर्स और हमारी पुलिस सिर्फ पब्लिक को डील कर रही थी। पब्लिक को जाने, पब्लिक को मार रही थी कि ट्रैफिक को यहाँ से गुजारा जाए, वहाँ से गुजारे। वहाँ जल रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं। अपने आ रहे हैं उनको रोक लेते थे। वो कहाँ जा रहे हो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? उनको भी भगा देते थे, उनको अंदर नहीं आने देते थे। जो बचाने के लिए जा रहे हैं उनको भी मार के भगा रहे हैं। जो बचाने जा रहे हैं उनको भी मार के भगा रहे हैं। ये पुलिस वालों को मैंने खुद मारा है। मैं बोल सकता हूँ खड़े होके कि रेंजर वाले और पुलिस वालों को मैंने मारा है। फिर हम अंदर घुसे, ऐसे नहीं अंदर गए। भाई ये हमारा, उनका क्या है? वो तो खाली ड्यूटी करते हैं 16,000 और 18,000 के लिए। वो काम के लिए कुछ नहीं करते। उन्हें लोगों को सिर्फ तनख्वाह के लिए नौकरी देते हैं, पैरा देते हैं, चौकीदार है ये।
बेसमेंट में आग लगी नहीं थी, सिर्फ वहाँ पानी जमा हो रहा था। इनका काम था कि अंदर जाके बेसमेंट से निकालें, अंदर से नाले दिए बाहर के लिए, पानी निकलने के लिए। कोई भी मरा नहीं था, सारे जिंदा थे। वो सुबह 6 बजे के बाद अपना दम तोड़ने लगे थे। कॉन्टेक्ट के पास इतनी सहूलत तो है नहीं कि उसमें अगर बेसमेंट में पंप लगा के पानी निकाला जाए। रोशनी नहीं, वो भी कल शाम कि उसमें अगर बेसमेंट में पंप लगा के पानी निकाला जाए। रोशनी नहीं, वो भी कल शाम तक 8 बजे तक पानी निकाला गया है। उससे पहले वो इतना हार्ड पानी गर्म था कि वो उसके अंदर बेचारे वैसे ही झुलस के मर गए। 12 बजे तो लाइट हर टाउन में एक पंपिंग स्टेशन होता है, शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो। बिल्कुल, हर जगह होता है, हर जगह होता है। उस तरीके से लाके वो उसको, जब हमारे दिमाग, हम लोगों के जो वैसे ही मर रहे हैं, हमारे जहन काम करे तो गवर्नमेंट के इदारों के दिमाग काम नहीं करते। अच्छा, अभी क्या कुछ लोग आपकी, अभी उन्होंने इमारत को सील कर दिया है, इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि इमारत में कोई भी मौजूद नहीं है। नहीं सर, आप लोग वहाँ के वो राग बन चुके हैं, राग बन गए, मगर है वो कहाँ जाएंगे? एक दूसरों के साथ बचने के लिए वो पड़ोसी लाए। अच्छा, आपके ख्याल में एक आदमी बात करे, आपके ख्याल में ये जो काउंट बता रहे हैं कि 260 लोग मरे हैं, 264, क्या इससे ज्यादा लोग मरे? बिल्कुल गलत है, ज्यादा ही मरे। आप 4 गुना ज्यादा बढ़ाएं। 400 आदमी एक फ्लोर में होता है। मैंने 10 साल काम किया इस कंपनी में, 50 हेल्पर, 450 आदमी एक फ्लोर में होता है। रईस भाई के फ्लोर में 450 आदमी था, नीचे वाले फ्लोर में पूरा 400 आदमी था। और उसके बाद जो क्रॉपिंग कटिंग, जहाँ इनका भाई था कटिंग, तो कितने लोग बाहर, कितने लोग निकले बाहर? सिर्फ और सिर्फ वो वाले फ्लोर वाले निकले, फिनिशिंग वाले। अच्छा, यहाँ पर अभी बात करते हैं। यहाँ पर गुलजबीन हमारे साथ हैं। गुलजबीन जिंदा बाहर आ गई हैं। आपने क्या मंजर देखे थे, किस तरह से आग शुरू हुई थी, कि आपको याद है? कितने लोग आपके ख्याल में बाहर निकल आए गुलजबीन? जब शोर हुआ था ना कि आग लगी, फिर शोर बढ़ता चला गया। इतने में हमने देखा इंचार्ज भागे हुए जा रहे हैं, तो सबने कहा कि पहले लेडीज को यहाँ से निकालो। लड़कों ने हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया था। हम लोग फौरी तौर पे बाहर आए। अभी हम सीढ़ियों में आए तो एकदम से देखा तो पूरी बिल्डिंग को आग लग रही थी। फिर हम लोग गेट से बाहर, चौकीदार ने पूरा गेट खोल दिया था हमारे लिए। हम लोग बाहर आए, काफी लोग बाहर आ गए थे, लेडीज वगैरह आई थी ज्यादा। कितने लोग बाहर आए होंगे? तकरीबन मेरे साथ जो है ना 70-80 तो आ गए थे, जैसे उसी डिपार्ट से आ गए थे, काफी लोग आ गए थे। ठीक है। फिर हम लोग आए तो देखा पूरी बिल्डिंग को आग लग गई। तो उसके बाद जो ऊपर दूसरे तीसरी मंजिल से लोग खिड़कियां तोड़ के जो है ना छलांगे लगा रहे थे, और औरतें जो है ना दुपट्टे बांध के रस्सियां बना के नीचे उतर। आपके ख्याल में टोटल कितने लोग वहाँ से, अगर ये अस्यूम कर लिया जाए कि 700 से 750 लोग वहाँ मौजूद थे उस वक्त, बिल्कुल, या इससे भी ज्यादा थे, मुझे नहीं पता, तो आपके ख्याल में कितने लोग वहाँ से बाहर आ गए थे? मेरे सामने तो तकरीबन 100-150 अफराद गेट से बाहर आ चुके थे। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। इनका फ्लोर और हमारा फ्लोर अलग था। इनका फ्लोर सामने और ऐसे 2 फ्लोर मंसूर भाई के अलग है। इनका जो है दूसरे ठेकेदार का। जो आग जो भड़की है वो हम जिस फ्लोर में हम लोगों के भाई थे ना, आपके फ्लोर पे आग नहीं लगी? उस फ्लोर में नहीं, उस टाइम पर जब मैं थी जब नहीं लगी। एक्चुअल मसला ये, इनका फ्लोर मेरे भाई वालों ने तोड़ा। आग जो है इस फ्लोर पे लगाई गई है, और जो हम आपको तादाद बता रहे हैं वो इसी फ्लोर की लगाई गई है या लगी है? अभी अल्लाह जानता हूँ। जो भी लगी है या लगाई है, नहीं कह रहे कि बॉयलर में कभी आग नहीं लगती। अमूमन हर साल आग लगती थी, ऐसा हाँ लगा है। मैं खुद ये कह रहे हैं कि ये लगाई गई है या लगी, हमें नहीं पता। अच्छा, दरवाजे किसी ने आपको ये बताया, आप में से किसी ने भी किसी को ये बताया, आपके भाई ने बताया या आपके भाई ने बताया, आपके भाई ने बताया, आपके भाई ने, कि दरवाजों को क्यों बंद कर दिया गया था? दरवाजों की वजूहत बताई गई है कि लोगों को सैलरी दी जा रही थी और उसकी शिपमेंट होनी थी, कुछ कंपनी में कुछ शिपमेंट बाकी थी। उसने कहा कि अगर मैं सैलरी दे दूंगा तो वर्कर चले जाएंगे, तो इसलिए दरवाजों पे लगा दिए जाए ताले, ताकि हम इनसे ओवर टाइम करा सकें। बस ये सूरत हाल हमें लोगों ने और वहाँ के जो साथ काम कर रहे थे उन्होंने बताया। लेकिन जब आग लग गई थी तो फिर तो सारे गेट्स को खोलना चाहिए। कुछ नहीं खोला, मजीद बोल रहे थे। एक मेन गेट है, उसी से इन है, उसी से आउट है। जो पीछे का जो रास्ता है वो पहले से बंद किया हुआ, इस बहाने से कि माल चोरी होता है। ऊपर के फ्लोर के जो गेट हैं उन पे भी ताले लगाए गए। अब आप ये बताएं, एक गेट पे जिस जगह पे आग भी है वहां से कैसे आदमी आएगा और कैसे जा सकता? भीड़ में कई लोग मिल जाए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।
भाई भाई? कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं, नए नए शवाहिद जो हैं वो सामने आ रहे हैं, नए नए तासुरात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक बात जिसका मुझे बहुत कलक हुआ है, दुख हुआ है, जो अभी थोड़ी देर पहले सामने आई है, वो ये आई है कि जब वर्षा के हवाले डेड बॉडीज की जा रही थी तो हॉस्पिटल उनसे पैसे मांग रहा था। That is wrong। जबकि ऐलान ये किया गया था कि हर चीज फ्री होगी। तदफीन के भी पैसे लिए जा रहे हैं, कब्रिस्तान में तदफीन के भी, कब्र के भी पैसे लिए जा रहे हैं। जिस मजदूर की 6,000 सैलरी है और इस सदमे के बाद उससे 5,000, 7,000, 3,000, 1,700 कब्र के पैसे मांगे जा रहे हैं, जो पहले ही मर चुका है। जो मोहल्ले वालों ने उनके लिए, जिनके घरों में खाने को नहीं है, कफन देने को नहीं था, इससे लोग कफन का बंदोबस्त मोहल्ले वालों ने किया है, उनसे 5,000, 7,000 मांगी जा रही है। और ऐलान ही हो रहा है कि सब कुछ फ्री होगा। साहिर भाई खुद सोचे ये जुल्म है या नहीं है? 9/11 का वाकया कहते हैं सबसे बदतरीन वाकया है और सेम उसी दिन हुआ है। शायद अगर आप देख पाए तो वही दिन और वही वक्त पर वही डेट। माइक करीब से बोलिए। इंसानियत कम नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो ये पाकिस्तान की तारीख में आग से लगने वाला ये सबसे बड़ा सान है। बिल्कुल, इससे पहले इस तरह का। और देखिए साफ सी बात ये है, जान एक जाए या 300, जान तो जान होती है, और जिसका जाता है उसको पता होता है। I mean, ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे लिए हर वो हादसा जो पाकिस्तान में होता है उसकी अहमियत होनी चाहिए। पाकिस्तान बहुत सीरियस बिजनेस है, पाकिस्तान कोई मजाक या कोई हंसी में उड़ाने वाली बात नहीं है। चंद लोग चंद हुक्मरान इस चीज को नहीं समझ पा रहे, वो अपने मफाद के खातिर लोगों की जानों के ऊपर अपनी सियासत कर रहे हैं। भाई आप तक क्या इत्तलात? देखिए सर, जो ये पूरा वाक़या है ना, इसको अब मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की जा रही है, और इसमें जाहिर है मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ मालिकान की ही कोशिशें होंगी, कुछ और अनासिर भी अब मिलकर जो है इसे कुछ और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स अगर अब ये बातें की जा रही हैं कि इसके पीछे कोई भत्ते का आंसर हो सकता है, इसके पीछे कोई दहशतगर्दी हो सकती है, इन सब चीज़ों को जो इब्तिदाई तफ्तीश है उसमें रूल आउट कर दिया गया है। ये बातें मीडिया में लाई गई, मीडिया के जरिए फैलाई गई, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो मैं समझता हूँ, जिस पे मेरा दिल भी बहुत खून के आंसू होता है, कि सिर्फ और सिर्फ मालिकान को बचाने की कोशिश है। आप भत्ते का इल्ज़ाम लगाकर ये कह के कि इसमें कोई दहशतगर्दी थी, बाकायदा भत्ता ना देने पर यह वाक़या किया गया, इस तरह आप दो किस्म के फ़ायदे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि मालिकान बरी ज़िम्मा हो जाएं कि उन्होंने इस फैक्ट्री में जो फायर सेफ्टी के हवाले से इक़दाम नहीं किए थे वो उससे बच जाएंगे। दूसरी चीज़ जो एक बहुत खौफनाक चीज़ है वो ये है कि अगर आप भत्ते का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप ये सोचें कि एक दफ़ा फिर आप इस शहर में लसानी फसादात की तरफ ले जा रहे हैं शहर को। ये किसी भी तरह से जो है मुनासिब नहीं हो सकती। अब से थोड़ी देर पहले लाड़काना हाई कोर्ट की लाड़काना बेंच ने इन तीनों मालिकान की जमानत मंजूर की है, अबूरी जमानत मंजूर कर ली है 8 दिन के लिए, और इन्होंने इनको कहा है कि तफ्तीश को ज्वाइन करें। अब ये जब तफ्तीश को ज्वाइन करेंगे तो वो सारी बातें जो इनकी जानिब से फैलाई गई हैं अब वो क्लियर भी होती चली जाएंगी साथ साथ। इब्तिदाई जो है वो ये है कि अब तो आपके ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे आपके ख्याल में इन्हें सजा नहीं होगी? सजा तो होनी चाहिए। सजा अगर नहीं हुई नहीं, हेयर्स माय पॉइंट। मेरा जो ग्रीफ है ना, मेरा जो ग्रीफ है वो 3-4 चीजों पे ग्रीफ है। मेरा जो ग्रीफ है, मेरा ये ग्रीफ है, ठीक है आग लगी थी, लग गई आग, दरवाजे क्यों बंद किए गए? और अगर दरवाजे देखिए, और अगर दरवाजे बंद भी थे तो दरवाजों को खोला क्यों नहीं गया? ये अच्छा, और अगर रेस्क्यू वर्कर्स वहां पहुंच गए थे तो दीवार को क्यों नहीं तोड़ा गया? रेस्क्यू मरकज जो गवर्नमेंट की तरफ से लोग थे वो सिर्फ लोगों की जानों के लिए नहीं, शायद इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बातों को समझना पड़ेगा ना। देखें, जहां तक आपने 3 सवाल उठाए कि दरवाजे क्यों नहीं, दरवाजे बंद क्यों थे, खोले क्यों नहीं गए। ये दरवाजे कुछ अर्से पहले बंद किए गए थे, इस वाकये के वक्त नहीं बंद किए गए। एक एंट्री रखना ये वाकई कानूनन भी गलत है। किसी भी ऐसी इमारत में एक एंट्री और एक ही एग्जिट। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है जी, चलिए
दरवाजे इससे पहले बंद किए गए, चलिए मैंने मान लिया इसलिए भी बंद किए गए कि जी माल चोरी होता है। माय क्वेश्चन इज कि आग लगी हुई, आप दरवाजे खोलो। उस वक्त जो एक इत्तला है ना, वो बड़ी वो है, शायद ये इनमें से कोई शख्स जो वो भी करे कि आग लगने के बाद मुलाजमीन से कहा गया कि माल निकालो जहाँ आग लगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरे वही सही। यहाँ ये जो लोग बैठे हैं ये सब के सब वही है। भाई बिल्कुल सही कहा। इनका भाई 17 साल का था, मेरी शिपमेंट, इनका भाई 17 साल। मेरी शिपमेंट जहाँ जान से ज्यादा माल की अहमियत हो वहाँ तो फिर इस तरह का सानिया होना ही था। मालकान के हवाले से कोई ऑर्डर थे कि माल बचाया जाए, जानों को छोड़े। मेरी शिपमेंट है, मेरी शिपमेंट होनी चाहिए, मेरा माल बचाया जाए। इंसान की अहमियत नहीं है, कपड़ों की अहमियत। उस मालकान को जिंदा क्यों नहीं जलाया जा रहा? उन्हें जिंदा जलाया जाए तो पता लगे कि क्या होती है। उनको फिर सजा दें। अगर जो ये हमारी गवर्नमेंट, ये नायल गवर्नमेंट उसको रिलीज दे रही है, उसकी जमानत मंजूर कर रही है, उसको अवाम के बीच में लाके मारा जाए कि जितनी माओ के लाल उसने उजाड़े, उसकी एक अपने पैसे की खातिर। फैक्ट्री में अवाम है ना, उनसे पूछा तो गया ना जो मरे जिनके घर जमानतें मंजूर करी जा रही है, क्यों मंजूर कर रही है? कैसा एहसास इतनी जल्द। और फिर एक बात और जो ये कही जा रही थी ना कि जनाब आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे लगी, वहां से फैली, तो उसके पीछे कोई ये हो सकता है कोई केमिकल फेंका गया, कोई और चीज थी। सीसीटीवी फुटेज अब से थोड़ी देर पहले डिकोड की गई है, जो तफ्तीशी हुक्काम ने देखी है, उसमें एक कैमरे में वाज़ेह तौर पे ये नजर आ रहा है कि आग सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर वाकई जो उनका स्टार्टिंग डिपार्टमेंट है वहां लगी, उसके साथ ही कोई गोडाउन है, वहां से फिर वो फैलने शुरू हुई है। इस कंपनी में कैमरे थे ही नहीं। कैमरे तो लगे हुए थे, सिर्फ 2 कैमरे थे, वो भी बंद थे। मैंने 10 साल काम किया इस कंपनी में। आप यकीनन हो सकता है सही कह रहे हो, लेकिन ये बात चीजें हो सकता है आप आती हो, लेकिन वहाँ कैमरे मौजूद। अगर एक चीज सामने तो आ रही है ना, सिर्फ 2 कैमरे लगे हुए, एक जो सामने लगा हुआ है लिफ्ट के पास, वो सीधा गेट को फॉलो कर रहा है। यकीनन आप सही कह रहे होगे, लेकिन और आग जो लगी है वो नीचे फ्लोर से लगी है। अगर ये शॉर्ट सर्किट कह रहे हैं तो पीएमटी भी अंदर ही लगा हुआ है कंपनी के अंदर, जनरेटर भी है, पीएमटी भी है। शॉर्ट सर्किट तो नीचे से होगा तो फर्स्ट फ्लोर पे आग कैसे लगेगी? यही है कि वहाँ आग लगी है फर्स्ट फ्लोर पे। पीएमटी भी कंपनी के अंदर है। तीसरे माले वाले को हिलने तक का मौका नहीं मिला, जो मशीन जैसे चला रहा है वो यूं ही मर, वो यूं ही है, जो धागा तोड़ रहा बेचारा वो यूं ही है। तो केएससी का महकमा उस वक्त कहाँ था जब रेस्को आई, उन्होंने देखिए अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू साइड विद हिम। रीजन इज बिकॉज आई थिंक ही मेक्स मोर सेंस। बिल्कुल रीजन इज, देखें बात यह है कि वैसे तो हम स्पेकुलेशंस बहुत सारे कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो कवर अप करने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, और एक सवाल है जो मैं हम सबसे पूछना चाहता हूं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तारीख में आग से लगने वाला ये सबसे बड़ा स्थान है। बिल्कुल, इससे पहले इस तरह का। और देखिए साफ सी बात यह है, जान एक जाए या 300 जान तो जान होती है, और जिसका जाता है उसको पता होता है। आई मीन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे लिए हर वो हादसा जो पाकिस्तान में होता है उसकी अहमियत होनी चाहिए। पाकिस्तान बहुत सीरियस बिजनेस है, पाकिस्तान कोई मजाक या कोई हंसी में उड़ाने वाली बात नहीं है। चंद लोग चंद हुक्मरान इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने मुफाद के खातिर लोगों की जानों के ऊपर अपनी सियासत कर रहे हैं। भाई आप तक क्या इत्तलात? देखिए सर, जो ये पूरा वाक़या है ना, इसको अब मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की जा रही है, और इसमें जाहिर है मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ मालिकान की ही कोशिशें होंगी, कुछ और अनासिर भी अब मिलकर जो है इसे कुछ और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स अगर अब ये बातें की जा रही हैं कि इसके पीछे कोई भत्ते का आंसर हो सकता है, इसके पीछे कोई दहशतगर्दी हो सकती है, इन सब चीज़ों को जो इब्तिदाई तफ्तीश है उसमें रूल आउट कर दिया गया है। ये बातें मीडिया में लाई गई, मीडिया के ज़रिए फैलाई गई। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं समझता हूँ, जिस पे मेरा दिल भी बहुत खून के आंसू होता है, कि सिर्फ़ और सिर्फ मालिकान को बचाने की कोशिश है। आप भत्ते का इल्ज़ाम लगाकर ये कह के कि इसमें कोई दहशतगर्दी थी, बाकायदा भत्ता ना देने पर यह वाक़या किया गया, इस तरह आप 2 किस्म के फ़ायदे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि मालिकान बरी ज़िम्मा हो जाएं कि उन्होंने इस फैक्ट्री में जो फायर सेफ्टी के हवाले से इक़दाम नहीं किए थे वो उससे बच जाएंगे। दूसरी चीज़ जो एक बहुत खौफनाक चीज़ है वो ये है कि अगर आप भत्ते का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप ये सोचें कि एक दफ़ा फिर आप इस शहर में लसानी फसादात की तरफ ले जा रहे हैं शहर को। ये किसी भी तरह से जो है मुनासिब नहीं हो सकती। अब से थोड़ी देर पहले लाड़काना हाई कोर्ट की लाड़काना बेंच ने इन तीनों मालिकान की जमानत मंजूर की है।
अबूरी जमात मंजूर कर ली है 8 दिन के लिए, और इन्होंने इनको कहा है कि तफ्तीश को ज्वाइन करें। अब ये जब तफ्तीश को ज्वाइन करेंगे तो वो सारी बातें जो इनकी जानिब से फैलाई गई हैं वो क्लियर भी होती चली जाएंगी साथ साथ। इब्तिदाई जो है वो ये है कि अब तो आपके ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे आपके ख्याल में इन्हें सजा नहीं होगी? सजा तो होनी चाहिए, सजा अगर नहीं हुई नहीं, here's my point, मेरे जो ग्रीफ है ना, मेरा जो ग्रीफ है वो 3-4 चीजों पे ग्रीफ है। मेरा जो ग्रीफ है, मेरा ये ग्रीफ है, ठीक है आग लगी थी, लग गई आग, दरवाजे क्यों बंद किए गए? ये और अगर दरवाजे देखिए, और अगर दरवाजे बंद भी थे तो दरवाजों को खोला क्यों नहीं गया? ये अच्छा, और अगर रेस्क्यू वर्कर्स वहां पहुंच गए थे तो दीवार को क्यों नहीं तोड़ा गया? रेस्क्यू मरकज जो गवर्नमेंट की तरफ से लोग थे वो सिर्फ लोगों की जानों के लिए नहीं, शायद इसके ऊपर में थोड़ा सा डिटेल में बातों को समझना पड़ेगा ना। देखिए जहां तक आपने 3 सवाल उठाए कि दरवाजे क्यों नहीं, दरवाजे बंद क्यों थे, खोले क्यों नहीं गए। ये दरवाजे कुछ अर्से पहले बंद किए गए थे, इस वाकये के वक्त नहीं बंद किए गए। एक एंट्री रखना ये वाकई कानूनन भी गलत है। किसी भी ऐसी इमारत में एक एंट्री और एक ही एग्जिट। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है जी, चलिए दरवाजे इससे पहले बंद किए गए, चलिए मैंने मान लिया, इसलिए भी बंद किए गए कि जी माल चोरी होता है। माय क्वेश्चन इज कि आग लगी हुई, आप दरवाजे खोलो। उस वक्त जो एक इत्तला है ना वो बड़ी वो है, शायद ये इनमें से कोई शख्स जो है वो भी करे कि आग लगने के बाद मुलाजमीन से कहा गया कि माल निकाल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरे वही सही। यहाँ ये जो लोग बैठे हैं ये सब के सब वही हैं। वहीम भाई बिल्कुल सही कहा। इनका भाई 17 साल का था, मेरी शिपमेंट, इनका भाई 17 साल, मेरी शिपमेंट जानी है। जहाँ जान से ज्यादा माल की अहमियत हो वहाँ तो फिर इस तरह का सानिया होना ही था। मालकान सेफ्टी के वाले से कोई थे कि माल बचाया जाए, जानों को छोड़े। मेरी शिपमेंट है, मेरी शिपमेंट होनी चाहिए, मेरा माल बचाया जाए। इंसान की अहमियत नहीं है, कपड़ों की अहमियत। उस मालकान को जिंदा क्यों नहीं जलाया जा रहा? उन्हें जिंदा जलाया जाए तो पता लगे कि क्या होती है, उनको फिर सजा दें। अगर जो ये हमारी गवर्नमेंट, ये नायल गवर्नमेंट उसको रिलीज दे रही है, उसकी जमानत मंजूर कर रही है, उसको अवाम के बीच में लाके मारा जाए कि इतनी माओ के लाल उसने उजाड़े, उसकी एक अपने पैसे की खातिर। फैक्ट्री में अवाम है ना, उनसे पूछा तो जाए ना। जो मरे जिनके घर जमानतें मंजूर करी जा रही है, क्यों मंजूर कर रही है? और इतनी जल्द। और फिर एक बात और जो ये कही जा रही थी ना कि जनाब आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे लगी, वहाँ से फैली, तो उसके पीछे कोई ये हो सकता है कोई केमिकल फेंका गया, कोई और चीज़ थी। सीसीटीवी फुटेज अब से थोड़ी देर पहले डिकोड की गई है, जो तफ्तीशी हुक्काम ने देखी है, उसमें एक कैमरे में वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहा है कि आग सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ई जो उनका स्टार्टिंग डिपार्टमेंट है वहाँ लगी, इसके साथ ही कोई गोडाउन है, वहाँ से फिर वो फैलने शुरू हुई है। इस कंपनी में कैमरे थे ही नहीं। कैमरे तो लगे हुए थे, सिर्फ 2 कैमरे थे, वो भी बंद थे। मैंने 10 साल काम किया इस कंपनी में। आप यकीनन हो सकता है सही कह रहे हो, लेकिन ये बात चीजें हो सकता है आपके आप आती हो, लेकिन वहाँ कैमरे मौजूद। अगर आग एक चीज सामने तो आ रही है ना, सिर्फ 2 कैमरे लगे हुए, एक जो सामने लगा हुआ है लिफ्ट के पास, वो सीधा गेट को फॉलो कर रहा है। यकीनन आप सही कह रहे होगे, लेकिन और आग जो लगी है वो नीचे फ्लोर से लगी है। अगर ये शॉर्ट सर्किट कह रहे हैं तो पीएमटी भी अंदर ही लगा हुआ है, कंपनी के अंदर जनरेटर भी है, पीएमटी भी है। शॉर्ट सर्किट तो नीचे से होगा तो फर्स्ट फ्लोर पे आग कैसे लगेगी? यही है कि वहाँ आग लगी है फर्स्ट फ्लोर, पीएमटी भी कंपनी के अंदर है। तीसरे माले वाले को हिलने तक का मौका नहीं मिला, जो मशीन जैसे चला रहा है वो यूं ही है, जो धागा तोड़ रहा बेचारा वो यूं ही है। तो केएससी का महकमा उस वक्त कहाँ था जब रेस्को आई, उन्होंने देखिए अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू साइड विद हिम। रीजन इज बिकॉज आई थिंक ही मेक्स मोर सेंस। बिल्कुल रीजन इज, देखें बात ये है कि वैसे तो हम स्पेकुलेशंस बहुत सारे कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो कवर अप करने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, और एक सवाल है जो मैं हम सबसे पूछना चाहता हूं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी जब हम ब्रेक पे गए थे तो ब्रेक से पहले, ब्रेक के दौरान कुछ बातें होनी थी, आप कुछ कहना चाहते हैं रोड्स के बारे में? मैं ये कह रहा था कि उस वक्त तक तो कोई रोड बनता नहीं है। अभी इतनी गाड़ियां, एम्बुलेंसें कितनी मुश्किलों से लेके गए लोग और लेके जा रहे हैं, लेकिन जब ये सियासतदान आते हैं उस वक्त मिनटों में रोड बनना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए बनते हैं या गरीबों के लिए बनते हैं? गरीब तो किसी खाते में है ही नहीं। ये सियासतदान है, उनका पेट भर नहीं रहा है और कभी भरेगा भी नहीं, क्योंकि वो दोज़ख है। अब रोड्स बन गई हैं, अभी रोड बन गए,
क्योंकि उनको गाड़ियों में खड्डे और जंपे जो लगती हैं उनकी कमर में दर्द हो जाता हो। हैरत की बात है, वो लोग जिनसे आप वोट मांगने जाते हैं, वो लोग जिन्हें आप अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, वो लोग जिन्हें आप ये चाहते हैं कि इनके घरों के मसाइल हल करें, वही लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। समझ में नहीं आता। आप मिनरल वाटर की चाय पीते हैं? आए चले, एक रोज संडे के दिन चलते हैं, एक स्कूल में पढ़ाते हैं जो कच्ची आबादी का स्कूल है, मुसलमान स्कूल भी नहीं है, उन्हें आप इंसान भी नहीं समझते, उन्हें आपने एक कोने में डाला हुआ है, उन पे लेबल लगा दिया है। कभी चले मेरे साथ, आइए पढ़ाते हैं एक दिन संडे स्कूल में जाके, देखते हैं कि गर्मी कितनी होती है। रेंज रोवर्स में बैठ के 100 लोगों के साथ तो बात मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। आर्टिकुलेट बन के 4 अंग्रेजी के लफ्ज बोल के मैं भी अंधों में काना राजा बन सकता हूं, मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं, मैं भी ये बता सकता हूं कि ये मेरे टैक्स के गोशवारे हैं, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने सब कुछ कर लिया, मैं भी सब कुछ कर सकता हूं। द क्वेश्चन इज कि क्या हम लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं? इन सबको समझाएगा कौन, मुझे बताइए। ये माफिया नहीं है, आम जीते जागते लोग हैं, इन्होंने अपने प्यारे खोए हैं। यहां बैठ के मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने अपने भाई को पाला था, उसका जनाजा कंधे पे उठाया है, अपने बहनोई का जनाजा कंधे पे उठाया है। 17 साल का भाई था इसका, 17 साल का, 17 years old, और उस 17 साल के भाई को ये समझती कि मुझे छेनी और हथौड़ा लेना है और मुझे जाके लोगों को बचाना है। 17 साल का। इनके भाई ने ये कोशिश की थी कि वो अपनी बहन को पढ़ाएगा। वालिद का इंतकाल 14 साल पहले हो गया था, अपने घर का वाहिद कफील था, बराबर में बैठा हुआ है, 20 साल हो गए थे फैक्ट्री में काम करते हुए, घर वापस आ गया था, दोबारा वापस गया कि मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। 10 महीने की शादी वाला इसकी बीवी अस्पताल में है, अब्बास ही लेके गए। माँ की कंडीशन भी ऐसी है कि वो भी कभी हॉस्पिटल, कभी अब्बास ही, कभी कहाँ। भाई तो मर गया, लेकिन मेरे भाई के साथ मेरा पूरा घर मर गया, और हर वक्त पे मरता है, घड़ी देख के मरता है, खाने के वक्त पे मरता है। जब भाई काम से आता था, जब जिस वक्त 10 जनाजे एक दूसरे से रो के देखने का आलम था कि कैसा आलम था। 10 जनाजे की नमाज, 10 नमाज़े जनाजे की एक साथ हुआ है, जिसमें से कि अभी तक नमाज़े जनाजा पढ़ाए जा रहे हैं। आज भी आइए, सुबह में मैयत हमारे 40 जनाजे ऐसा घर बाकी है रेस्क्यू जराए बता रहे हैं कि हो चुकी है खत्म, लेकिन अभी कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, कहाँ से निकल रहे हैं? हमारे मोहल्ले में भी एक जनाजा, कहाँ से निकल रहे हैं? पूछा जाए इन रेस्क्यू जराए से और इन बच्चा गया हुआ है, गवर्नमेंट के लोगों से। एक बेटी की मैयत नहीं आई, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी भी गोदाम के अंदर इतने जने हैं। मेरा अपना दोस्त है इकबाल गांची, मेरा उस्ताद है, उसके साथ 2 बंदे जिंदा लिखने बाद, वो बोल रहे हैं इतने बंदे नीचे तो जा रहे ही नहीं है। और किसकी झूठ माने? नीचे तो कल हम लोगों ने बोला यार नीचे तो जाओ, बोला नीचे यार इतने तपीश है तो तुम लोग काहे के लिए हो, तो तुम्हारी आवाम को जाने दो। काश अगर ये भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और खुद भी इंतजामिया के लोग, अगर ये उस दिन आवाम को काश अगर उस वक्त ऐसा करने देते तो आज इतनी जाने हमें नहीं खोनी पड़ती, इतने लोगों से हम नहीं किसी भी ये जो एंटी स्टेट जो अब एक सोच बनती जा रही है ना, उसका मदावा सिर्फ इसी तरह मुमकिन है। ये जो इतने खानदान डिस्टर्ब हुए ना, सैकड़ों खानदान, ये यकीनन जो है अब बहुत इस वक्त टेंस में होंगे कि यार जो जिम्मेदार है उनको सजा मिले। अगर नहीं मिली ना तो ये इनके अंदर एक एंटी स्टेट सोच फहीम भाई पूछा जाए तो मैं हर इदारे के खिलाफ FIR कटाने को कहूँगा, तमाम डिपार्टमेंट के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेंट चीजें जो जिम्मेदार है उनको सजा तो मिलनी चाहिए, उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे चले गए हमें छोड़ के, उन्हें सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलनी चाहिए उन्हें सजा? क्यों उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दी? बंद हो गए, हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए, जो हमारे बच्चे कमा रहे थे वही चले गए। हम कहाँ से लाएंगे उनको? कौन देगा हमारे को? देने वाला है कोई? कि कंपनी ने तो बंद कर दिया, कंपनी के मालिकान चले गए, कंपनी के मालिकान तो पैसे वाले थे, सारे देते। क्यों करा ऐसा हमारे बच्चों के साथ इन्होंने? कौन सी हमसे दुश्मनाई थी इनको? हम तो किसी के उसमें नहीं देना, हम किसी के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये खराब है, ये अच्छे, मगर ये हमारे बच्चों के साथ हुआ क्या है? हमारे सारे माजिर बच्चे गए,
सब माजिर बच्चे गए और 18-20 साल के 25 साल के बच्चे गए। बताओ अब ये कौन भरेगा? हमारे बच्चों को कोई ला के देगा? हमें हमारा इंसाफ चाहिए कि हमारे को दो इंसाफ। ये क्यों किया हमारे साथ इन्होंने ऐसा? हमने तो हमारे बच्चों को काम पर भेजा था ना, मरने के लिए थोड़ी भेजा था। अच्छा, एक बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ और सबसे कहना चाहता हूँ हर कौम कि आपकी तकलीफ, आपका दुख अपनी जगह, लेकिन जाने वाले सभी गए। सिर्फ एक उर्दू जबान बोलने वाले नहीं गए। मुजफ्फरगढ़ 9 लाशें गई हैं। देखिए, मैं ये बहुत जिम्मेदारी की बात होती है। मैं आपको, देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं आपसे हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के। और सियासत की तो बात ही नहीं है। खुदा करके खुदा और माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो। इवन सरहद पार भी माँ ही रहती है। हिंदू की भी माँ होती है, मुसलमान की भी माँ होती है, ईसाई की भी माँ होती है। इंसान सब बराबर है। और मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा जो मरा है वो पाकिस्तानी है, बस उसकी ये पहचान। जो मर गया है वो पाकिस्तानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बहुत जिम्मेदारी होती है और आपको ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और मैं आपसे तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके गम का मदावा हमारे पास नहीं है, आपके दुख का मदावा नहीं है। मैंने ये शो किया है, आप जब चाहे यहाँ आके अपना ग्रीफ खोल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। मैं इमदाद के लिए बात कर सकता हूँ, जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं वो हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगर सच पूछें तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं गलत कहूँगा अगर मैं आपको तसल्ली दूंगा, मैं नहीं दे सकता। आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि खुदा की बारगाह में हम सब दुआ करें। आप जिस भी मज़हब को मानते हैं, हिंदू हैं तो अपने मंदिर में जाके दुआ कीजिए, ईसाई हैं तो अपने चर्च में जाके दुआ कीजिए, मुसलमान हैं तो खुदा की बारगाह में हाथ उठाइए और दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला इन सबको सब्र जमील अता करे और वो ज़राए अता करे और हम सबको हिदायत दे ताकि इनकी ज़िंदगियाँ गुजर सकें। जो दुख है वो बहुत बड़ा है। अगर एक दुआ हो सके तो दुआ करा। जी बिल्कुल, क्योंकि कई घरानों में आज दुआ का दिन भी है और कई जनाजे भी उठ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए रहीम करीम परवरदिगार, हम तेरी रहमत से मायूस नहीं है परवरदिगार। तू अपने बंदों पर फजल फरमाने वाला है। वो किसी भी कौम और नस्ल, रंग व मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं परवरदिगार, तेरे बंदे हैं, तू सब पर अपना फजल फरमाता है। आमीन। ए खालिक़े कायनात, तुझे तेरी इज्जत व जलाल का वास्ता हम सब पर अपने रहम का नुज़ूल फरमा दे। ए मौला, जो लोग हमारे बहन भाई हमसे दुनिया से बिछड़ गए, शहीद हो गए, मौला करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो लवाइकीन हयात है उनको सब्र अता कर परवरदिगार। हम तुझसे सब्र मांगते हैं, उनको सब्र अता फरमा हे मौला करीम। और आइंदा के लिए इस किस्म की नागहानी आफात से हम सबको महफूज फरमा। और जो इसके जिम्मेदारान है परवरदिगार, तो उनको केफर किरदार तक पहुँचा। ए मौला करीम, हमारे मुल्क को कौम और मिल्लत पर अपने फजल का नुज़ूल फरमा। हमारी पाक सरजमीन को तादमे क़यामत आबादो शहाद फरमा, कायम व दाइम फरमा। इस मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों की इज्जत व आबरू जान माल की हिफाजत फरमा। हे मौला करीम, जिन माओं के बच्चे बिछड़ गए उन माओं को सब्र अता फरमा। जिन बहनों के भाई बिछड़ गए उन बहनों को सब्र अता फरमा, उसका अच्छा नेमुल बदल अता फरमा या रब्बल आलमीन। काश मौला करीम तू अपने फजल से हमें दौरे फारूकी जैसा निज़ाम अता फरमा। मौला करीम, हमारा एहसास करने वाले अच्छे हुक्मरान अता फरमा। हमारे कौम मिल्लत पर अपने फजल का, अपने करम का, अपने रहम का नुज़ूल फरमा। मौला करीम, इस किस्म की नागहानी आफात से अपने फजल से हम सबको, हमारी कौम को, इस मुल्क में रहने वाले दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इंसान बस रहे परवरदिगार, सब इंसानों को महफूज फरमा, सब इंसानों को महफूज फरमा, सब इंसानों को महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला